हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अगर नया एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन पुराने वाले बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मक उद्भिद का विकास होता है। तो पहले तो ये याद रखना है कि यहाँ पे एक छोटा सा अगर पुष्प का एक संरचना रफ बनाए तो इस टाइप के बनता है। यहाँ पे हाथ से बनाने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इसको वर्तिका और अंडाशय बोलते हैं, जो कि जायांग वाला पार्ट है। और यहाँ पे जो है पुंकेसर, यहाँ पे हो गया ये पुमंग बोलते हैं पूरा को, यानी पुंकेसर और पुतंतु को मिलाकर, और इसके अंदर में रहता है परागकण। ये आपको याद होगा, फिगर आपको बनाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, उसके नीचे एक फिगर बना दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर लिखिए कि पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएँ जैसे पुमंग तथा जयांग विभेदित एवं विकसित रहती है। बताएं, मादा वाला पार्ट को जयांग बोलते हैं, नर वाले पार्ट को पुमंग बोलते हैं। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, और इसमें पुंकेसर यानी स्टेमेंस आते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश यानी जो जिसमें परागकण रहता है उसको परागकोश कहते हैं। तो प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश होते हैं, और प्रत्येक परागकोश के अंदर परागकण यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पराग थैलों में स्थित नर युग्मक होते हैं। वही बात करें जयांग की, तो जयांग जो है पुष्प का मादा भाग होता है, और इस चक्र के प्रत्येक सदस्य को हम लोग स्त्रीकेसर यानी पिस्टिल कहते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। ऊपरी चपटी जो भाग रहता है, अगर स्त्रीकेसर यही होता है आपका, ऊपरी चपटी जो भाग होता है उसको वर्तिकाग्र, एक मध्य में लंबा सिलेंडरकार को वर्तिका, तथा निचला भाग जो फूला हुआ भाग होता है उसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर भ्रूण कोश के, देखिए अंडाशय के भी अंदर भ्रूण कोश एक रहता है। भ्रूण कोश के अंदर जो है उपस्थित रहती है अंडकोश का उपस्थित होती है, और जो कि मादा युग्मक होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें, और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, बीजाणु जनन उत्तक की प्रत्येक कोश का एक लघु बीजाणु चतुष्य की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोश का एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है। एक पराग मातृ कोशिका से और सूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। या यहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणुधानी नहीं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण परागकोश के स्फुटन मुक्त होते हैं। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, यहाँ पे आप दीर्घ बीजाणुधानी यानी गुरु बीजाणुधानी के बारे में बात होने लगा, वो सामान्यतः गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड कहते हैं। और बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो कि एक वृत्त या डंठल, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। गुरु बीजाणुधानी मातृकोश का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागकण, बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क और पराग मातृकोशिका और नर युग्मक को। तो अगर सही में अगर इसका पराक्रम बनाना है तो हो जाएगा बीजाणुजन उत्तक, उससे लघु बीजाणु चतुष्क, फिर पराग मातृकोशिका, फिर परागकण, और परागकण है तो यानी नर युग्मक। अगला प्रश्न है, आप मादा युग्मक उद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाशील होता है, जबकि अन्य 3 अल्प विकसित या अविकसित यानी भ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु यानी स्त्री मादा युग्मक उद्भिद के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक उद्भिद के 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लिएटेड यानी 8 केंद्रकीय प्रकृति की व्याख्या करें। तो इसमें आपको एक बना देना है आपको भ्रूण कोश, ठीक है। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय।
तो इसका भ्रूण कोश बनाने का आपको मालूम है बनाया क्या जाता है। तो चैलेजा की तरफ जो रहता है यानी निभाग की तरफ रहता है, 3 कोश का निभाग की तरफ रहता है, 3 कोश का बीजांड द्वार की तरफ रहता है। ठीक है, जो निभाग की तरफ रहता है यानी जो चैलेजा की तरफ रहता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में 2 कोशिका रहता है, 2 कोशिका 2 केंद्रक रहता है। यहाँ पे तो कोशिका रहता ही नहीं है, 2 केंद्रक कहे तो यहाँ पे 2 केंद्रक मौजूद है जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक कोशिका यहाँ पे है, एक कोशिका यहाँ पे है और एक ऊपर में है। तो अगल बगल के कोशिका को हम लोग फिलिफॉर्म या कहे तो सिनर्जी सेल कहते हैं, और जो बीच वाले रहते हैं उसको हम लोग एक सेल कहते हैं यानी अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया, कहता है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों को दिखाते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। यानी आपको एक बीजांड की फोटो बनाना है। बीजांड बनाने के कई सारे तरीके क्या होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है, 6 प्रकार से बीजांड बनाया जा सकता है। एक तरीका ये भी है, तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, या आपको अगर कुछ नहीं बनाने आ रहा है तो एक तरीका ये भी है, मतलब सबसे आसान ये वाला होता है। ऊपर वाले की तरफ को हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार, जो इधर है इसको भाग कहते हैं हम लोग निभाग, इसको कहते हैं हम लोग अध्यावरण। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आपका एक आ जाएगा भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक। आप ऐसे बना सकते हैं, आसान है ये भी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का प्रश्न है कि उन्मील परागनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुमूलनीय पुष्पों में पर परागन संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कुछ पादप जैसे कि वायोला, सामान्य पांसी, ऑक्जेलिस, तवा कोमेलिना यानी कनकौआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मील परागकणी पुष्प अन्य प्रजाति की पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, तथा अनुमूलीय परागनी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। इसी प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुमूलनीय परागनी पुष्प हमेशा स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र क्रॉस या पर परागन अवतरण के अवसर इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 7 क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर कल मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।